हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, राम राम। चलिए भाई, गंगा नदी के बारे में आज चर्चा करनी थी। गंगा नदी हमारी चलेगी। अरे कौन सी नदी चलेगी? गंगा नदी। ठीक है। तो हिमालय तंत्र की ये है दूसरी नदी है। इससे पहले हिमालय तंत्र की एक नदी हम पढ़ चुके थे, और वो कौन सी पढ़ी थी हमने? सिंधु नदी। सिंधु नदी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ तमाम, ठीक है, ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज गंगा नदी के बारे में आज हम जो है शुरुआत करेंगे। क्लियर? देखिए, अगर गंगा नदी की बात करें, कल जैसा मैंने आपको समझाया है कि भारत की एक कैसी नदी है? पवित्र नदी। और भारत की कैसी नदी है? पवित्र नदी। ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा अपुआ क्षेत्र पे बहने वाली नदी है, वो भी कौन सी है? गंगा नदी। सबसे ज़्यादा अपुआ क्षेत्र पे बहने वाली नदी जो है वो है गंगा नदी। ओके, यस। तो हिमालय तंत्र की नदी में आती है सबसे पहले गंगा नदी। यस। तो इसमें दो छोटी छोटी इसकी बातें करते हैं। लिखेगा, इसका डायग्राम बनाओ आप। कल मैंने बनाया था ना एक डायग्राम। अरे कल एक डायग्राम बनाया था ना। कुछ मंदिर बनाए थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर गंगोत्री बना दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका कौन सा? केदारनाथ बना दिया। यहाँ आपका कौन सा बना दिया? बद्रीनाथ बना दिया। और इसके अंदर कुछ नदियाँ आकर के मिल रही हैं, ऐसे आपको बनाना है। ये आपका लास्ट यहाँ पर कौन सा था? देवप्रयाग। अरे कौन सा था? देवप्रयाग। देवप्रयाग के ऊपर कौन सा आता है? रुद्रप्रयाग। उसके बाद कर्णप्रयाग। उसके बाद बोलो, विष्णु कहाँ से आएगा? बोलो, नंदप्रयाग। नंदप्रयाग के बाद में विष्णुप्रयाग। देखो कि यहाँ पर धौली गंगा मिल रही है तो कौन सा प्रयाग बना रही है? विष्णुप्रयाग। नंदाकिनी मिल रही है तो कौन सा? नंदप्रयाग। इधर से पिंडार आ रही है तो कौन सा? कर्णप्रयाग। और मंदाकिनी आ रही है तो रुद्रप्रयाग। इधर से भागीरथी और अलकनंदा मिल रही है तो कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग। क्लियर? कल ऐसी बातें। इसके अंदर आप थोड़ा सा और थोड़ा इसके अंदर इंटरेस्टिंग मैंने थोड़ी चीज़ें और जोड़ी हैं। वो कौन कौन सी है? तो देखने का, कल मैंने सिर्फ एक ही नदी बनाई थी, भागीरथी। लेकिन भागीरथी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि केदार गंगा नदी। कौन सी नदी? केदार गंगा। इधर से जाह्नवी नदी है, असीम गंगा। इधर से बेलंगाना ये मिल रही है। और बेलंगाना जहाँ पर मिलती है वहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है? गणेश प्रयाग। और यहीं पर ही गणेश प्रयाग के यहीं पर ही साहब आगे थोड़ा चलते हैं तो यहाँ एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? और टिहरी बांध जो है वो 260 मीटर ऊंचा। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो आंसर क्या होगा? टिहरी बांध। 1973 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम था? उन्होंने यहाँ पर चिपको आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? चिपको आंदोलन। देखो मैं आपको बता देता हूँ चिपको आंदोलन के बारे में। हमारे देश में दो चिपको आंदोलन चले थे साहब। एक खेजड़ली आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? खेजड़ली एक गांव है जो कहां पड़ता है साहब? जोधपुर में। और यहां पर एक महिला जिसका नाम था अमृता देवी विश्नोई। अमृता देवी, जिसने लगभग कितनी महिलाओं को साथ में लेकर के? 63 महिलाओं के साथ में लेकर के अपना बलिदान दिया था। क्या था ये? मैं आपको बताता हूं कि साहब जोधपुर के अंदर इस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक। इस पहाड़ी का नाम क्या है? पहले क्या होता था, जो भी राजा का महल बनता था वो बनता था साहब नीचे जमीन सरफेस पर। और राजा के उस महल के ऊपर या राजा के किले के ऊपर कोई भी दूसरे राज्य का व्यक्ति आक्रमण कर सकता था। कहने का मतलब उसकी सेफ्टी पर्पज नहीं था, सेफ्टी वॉल वगैरह वो चीज़ नहीं थी।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा साहब, इन सब चीज़ों से बचने के लिए किसी पहाड़ी के ऊपर क्या बनाना पड़ेगा साहब, किले को बनाना पड़ेगा। तो जितने भी किले हैं वो सब किसके ऊपर बना रखे हैं साहब, पहाड़ी को। मान लीजिए एक किला है और इस किले का नाम है साहब मेहरानगढ़। क्या नाम है, अभी बना नहीं है, मतलब बात बता रहा हूं। मेहरानगढ़ किला बनाना था साहब इनको, क्या बनाना, मेहरानगढ़ किला। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग को बनाने के लिए अब आपको पता है ये छोटा दुर्ग, कोई भी दुर्ग होता है तो ऐसा तो है नहीं कि एक कमरे का, दो कमरे का, उसके अंदर कई हजारों की संख्या में कमरे होते हैं। समझा मेरी बात, पूरा राज परिवार, पूरा उसके अंदर राजा, राजा का परिवार, ठीक है ना, उसके आसपास के लोग, विभिन्न सेनापति, उनका परिवार सब रहता है। और चारों तरफ बड़ी दीवार खींची जाती है और दीवारों के ऊपर जो है कई सारे वहां पर जो है झरोखे बनाए जाते हैं, नीचे की तरफ भी होते हैं, ऊपर की तरफ भी होते हैं झरोखे, जिनपे सैनिक खड़े होते हैं और सैनिक उनके बाहर से बंदूक या फिर तलवार या तीर कमान, गेट बंद कर दें, या तीर कमान, ये सब निकाल के रखते हैं। जब कोई भी अटैक करता था तो वो लोग यहाँ से अटैक करते थे, तो कोई भी जो है इस दीवार को फांद करके यहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग बनाना था साहब, क्या बनाना था। अब आपको पता इतना बड़ा दुर्ग बनेगा तो उसके अंदर फर्नीचर, लकड़ी की व्यवस्था चाहिए। तो साहब यहाँ के राजा ने आदेश दिया कि क्या काट करके लेके आओ, लकड़ी। और लकड़ी के लिए यहाँ पर खेजड़ली गांव के अंदर खेजड़ी के पेड़ थे। किसके पेड़ थे साहब, यहाँ पर सेनापति और अपने साथ में बहुत सारे लोगों को लेकर के खेजड़ी को काटने चले गए। और खेजड़ी को काटने चले गए तो यहाँ पर अब जब खेजड़ी कट जाएगी पूरा, तो जाहिर सी बात है आसपास में रहने वाले जानवर, जलवायु उसको भी प्रभावित होगा। तो यहाँ पर अमृता देवी विश्नोई समाज की थी, उन्होंने मिल करके और कई महिलाओं ने मिल करके और सब खेजड़ी के जाके चिपक गए। लेकिन राजा का आदेश था, अगर राजा की बात को महल बनाना था, अगर वो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है राजा उसको मार देगा, सेनापति को मार देगा। तो इसलिए क्या किया गया, जब ये इसके अब इनको लकड़ी काटनी थी तो इनको जो महिलाएं सब चिपक गई थी तो उनको महिलाओं समेत ही पेड़ों को काट दिया गया। तो ये बलिदान के रूप में, ये विश्व में सबसे बड़ा बलिदान के रूप में माना जाता है। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार दिया जाता है इनके नाम से, पूरे विश्व में ऐसा पहला पुरस्कार है। भारत में अब सबसे बड़ा बन गया, अब कई देश भी देने लगे हैं। वन्य जीव क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसका नाम है अमृता देवी विश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है। और 363 महिलाओं ने मिलकर के और बलिदान दिया। तो ये भारत का पहला जो है एक आंदोलन था जो किसी पेड़ पौधों की या वन्य जीवों की रक्षा के लिए किया गया था। ऐसा ही इससे ही प्रेरित होकर के अब देखो कोई भी बांध बनता है तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं, कोई भी अगर बांध बनाया जाएगा किसी नदी पर, मान लीजिए कोई रिवर है और रिवर के ऊपर जब कोई डैम बनेगा, तो मैंने कहा कि डैम जब बनेगा तो डैम बनाने के लिए आसपास के पेड़ पौधों को भी काटना पड़ेगा। पूरा पानी इकट्ठा होगा और पानी बहुत ज़्यादा लेवल पर इकट्ठा होगा, जो भी कोई पेड़ हैं, पौधे हैं, वो सब पानी में डूब करके गल करके क्या हो जाएंगे, पूरे नष्ट हो जाएंगे। जाहिर सी बात है वहाँ पे वनस्पति कहाँ रहेगी, और पानी बहुत बड़े एरिया पर रहेगा। जब पूरी वनस्पति नष्ट हो गई, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसको लेकर के जब टिहरी बांध बनाया जा रहा था तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम था, उन्होंने इसका विरोध किया था और एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। क्या नाम था, और वो किससे प्रेरित था, खेजड़ी आंदोलन, जो कि राजस्थान के अंदर हुआ था। और ये राजस्थान में हुआ था, ये लगभग 1773 की बात है उस समय। और ये जो हुआ चिपको आंदोलन इसके बाद में हुआ 1973 के अंदर, ठीक है ना। तो ये खेजड़ी आंदोलन वो है, आप कभी इतिहास में जब इसमें पढ़ोगे तो आपको इसका, मैं राजस्थान लेवल का शुरू करूंगा तब मैं राजस्थान की कुछ शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातें आपको चर्चा करूंगा, जैसे राज्य, पक्षी के बारे में, पशु के बारे में, वृक्ष के बारे में। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, वृक्ष खेजड़ी। तो इसको लेकर के अब इसके अंदर इसका इतिहास, ऐसी सारी बातें आएंगी। खेजड़ी की अगर बात करें, खेजड़ी जो वृक्ष होता है इसकी उम्र होती है 5000 वर्ष। कितनी होती है, 5000 वर्ष। अजमेर के अंदर एक गांव है जिसके अंदर आज भी खेजड़ी के 1000 वर्ष पुराने पेड़ खड़े हैं, ठीक है ना। यस, गांव का नाम है मांगलियावास। क्या नाम है, मांगलियावास। वहां पर ऐसे कई सारी बातें, क्योंकि राजस्थान के लेवल पे जो भी वो एग्ज़ाम होता है तो राजस्थान के इतिहास, ज्योग्राफी बहुत बड़ा है और इसके अंदर काफ़ी गहराई से काफ़ी जो है ढूंढ के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर पढ़ने बैठे तो बहुत ईजी है, बहुत चीज़ें समझ में आती है और इंटरेस्ट भी आता है, ठीक है। तो साहब जब ये टिहरी बांध बनाया जा रहा था भागीरथी नदी पर, तब एक आंदोलन हुआ था। और आगे जाकर के भागीरथी नदी सीधी किस में मिल जाती है, तो देखो एक नदी है जिसका नाम क्या है, ये आ रही जो, इसका नाम है अलकनंदा। अरे कौन सी है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती है तो क्या बनाती है, देवप्रयाग। बात समझ में आ गई, यस। अब इसके अलावा कल मैंने आपको अलकनंदा में सिर्फ जो नदियां मिलाई थी वो मिलाई थी सिर्फ 4। कौन कौन सी, एक तो धौली गंगा,
एक नंदाकिनी, एक पिंडार और दूसरी मंदाकिनी। इसके अलावा छोटी छोटी और मिला लेना, इधर तुंगनाथ से निकलती है, रुद्रनाथ से जो है बालकित्य नदी, ये सरस्वती, ऋषि गंगा, लक्ष्मण गंगा, और जो जहां पर मिलती है उन सबके नाम। तो ये मंदिर ऐसे बनाना मत, बस ऐसे पॉइंट बना के, जैसे कोई नदी है उसके अंदर कोई नदी मिल रही है तो पॉइंट बना के उसका नाम लिख देना। बोलो बात समझ गए क्या? ये गंगा का सिर्फ उद्गम है। गंगा का क्या है? पहले ये डायग्राम बना, उसके बाद में फिर मैं आपको और बातें लिखवाता हूँ। बिल्कुल सुंदर सा बनाना है, और सारा खेल डायग्राम का है। अगर नदियों को याद करना हो तो डायग्राम आपको करना ही पड़ेगा। आप कॉलेज में पढ़ते हो बाहर से हो? दोनों? कॉलेज में ही हो या बाहर से? कॉलेज आज ही आए हो क्या? पहले अलकनंदा बनाओ और उसमें आकर के भागीरथी मिलाओ, तो बाकी चित्तर आराम से बन जाएगा। समझा मेरी बात? मुख्य नदियां हैं, एक तो अलकनंदा और दूसरी कौन सी है? भागीरथी। ध्यान रखना, भागीरथी जहां से निकल रही है तो वो ग्लेशियर ऊपर, इधर अलकनंदा निकल रही है तो ग्लेशियर है, जहां से निकल रही है सतोपत ग्लेशियर, फिर नीचे आके बनाना है आपको बद्रीनाथ का मंदिर। कल मैंने सिर्फ समझाने की दृष्टि से पहले मंदिर बनाया था। सतोपत ग्लेशियर, इधर की तरफ जो ग्लेशियर उसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, जगह का नाम है गोमुख, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड के अंदर। अलकनंदा विष्णुप्रयाग के नीचे कहाँ लिखा हुआ? जोशीमठ, अलकापुरी, केशव प्रयाग, केशव, हाँ। तुझे क्या दिखाई दे? क्या करें तो इसमें? ये ऐसा, ये इसके अंदर ऐसा दिखता है, लेकिन पता नहीं तुम्हारी स्पीड क्या कह रही है? क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है। कुछ प्रयाग और भी है, जैसे गणेश प्रयाग है, याद रखना, गोविंद घाट है, केशव प्रयाग है। ये जो उत्तराखंड की वेबसाइट है उसके उसके अंदर से, डायग्राम के अंदर से ये नदियां और जोड़ी है। देव सरस्वती, ऋषि गंगा, लक्ष्मण गंगा। कल मैंने सिर्फ 4-5 नदियां लिखवाई, समझाइए। हाँ डायग्राम दिख रहा है, इतने छोटा सा डायग्राम, बाकी जो खाली जगह पड़ी उसकी क्या बहस मानती है? बड़ा सा बनाओ, उससे बड़ी बड़ी बना देंगे। एक मिनट शेष।
आप मुझे बताओ कौन सा नाम नहीं दिख रहा, मैं वही नाम बोलूंगा। मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। काम ही नहीं कर रहा यार। ओपन क्यों नहीं हो रहा है यार ये? हाँ भी दिखाई दे रहा है अब दिखा। अब दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है ना, बहुत देख लो, और बड़ा करूँ। अच्छा ये क्या चक्कर है यार। अब रहा सा भी चला गया ये तो। ये सही। डन।
इतना एचडी होता है, देख लो, इससे भी ज़्यादा होता है। क्या हो गया, क्यों रो रही है? अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, किसकी याद आ गई? अरे क्यों रो रही है तेरी बगल वाली? नहीं पता कैसे? ज्यादा? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अच्छा, मेरी डांट से रोने लग गई क्या? तो यार मैं तो इतना, मेरा इंटेंशन इतना डांटने का होता ही नहीं, मैं तो इतना ही तो बोला था आगे बैठ जाओ। मेरी बात से नहीं है, कोई कोई कुछ हो गया क्या, ट्रेजेडी होगी कुछ, सिरदर्द हो रहा है? तो तेरे से लड़ाई होगी, तूने बोल दिया होगा इसको कुछ, शर्म नहीं आती तेरे को उसने, उससे लड़ाई के लिए तूने? सबसे समझदार बच्ची है पूरी क्लास की और तू से लड़ाई कर रही है बेचारी से। चश्मा वैसे ही लगा रखे थे, बिना चश्मे के टकाटक लिख रही है, देखो पूरा कितना अच्छे दिख रहा है इसको। प्लीज़ दीदी मुझे कुछ मत बोलना, गुस्से में देख रही। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है, क्या बात होगी? लंच करना है क्या? ये भी हो सकता है भाई लंच का समय नहीं मिला हो। चलो मैं एक बार सर को बुला लेता हूँ, सर को बुला लेता हूँ मैं। कुछ बच्चे जो हैं परेशान हो रहे हैं क्लास में, क्लास रूम चेंज करो। अरे तू तो लिख ले बढ़, तू मत बोले बीच में, ये अलग ही मतलब बताओ। ये लाडक वो बीच में, कोई बात हो ये पहले बीच में बोलेगी, कोई बात हो, हाँ पहले बीच में बने लिया लाडक बुआ। इन देखो थे, मैं बिल्कुल भी आस पास, मैं बिल्कुल सिखावाटी का हूँ, मेरे को नहीं आती थी ये सारी बातें, लेकिन तुम लोगों से सीखा मैंने, लाडा के बुआ ए बनली बीच में। अच्छा मैंने आप लोग, कत्ती झूठ बोले जरा बार, देखो ते कत्ती झूठ। सुबह सुबह राम जी मारा, सुध डरो कम से कम थे। डर तो खैर मेरे को किसी का नहीं लगता सिवाय मेरे पिताजी के अलावा। तुम लोग उतार रहे हो कि नहीं उतार रहे, या मेरे से बातचीत कर रहे हो? तुम उतार, आगे लू, ऊपर लू, थोड़ा थोड़ा सा है, चिंस हो गए, चंस हो गए, आ जा बस। तो फिर लिया ही क्या था ऊपर मैंने, तो वो तो वैसे कैसे ही और करूँ क्या? अरे बाकी वो भी करते रहो, सास वो लिख लो पहले, ऊपर वाला सारा लिख लिया, एक ऊपर वो खत्म करो। नदियां ध्यान रखना, क्वेश्चन फंसेगा, मैं अभी क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराऊंगा नदियों के बाद में, तो गलत मत करना। सरस्वती नदी किसकी सहायक है, ऋषि गंगा किसकी सहायक है, लक्ष्मण गंगा किसकी सहायक है, मंदाकिनी कहां से निकलती है, बालखिल्य नदी कहां पर है, सब गोविंद घाट कहां है, सब पूछेगा।
बच्चों लिख लिया क्या यहाँ तक? ओपन लो। ये मत लिखना, सिर्फ टीहरी बांध ही बनाना बस, ये पूरी लाइनें मत लिखना, ये अलग से लिखूंगा मैं, समझ रहा है मेरी बात? ये अलग से लिखूंगा मैं आपको, कहीं पहले ही लिखना शुरू कर दो। देखो कल थोड़ा सा मैंने हल्का सा समझाया, आज आप डायग्राम बना रहे हो तो दिमाग में कुछ फिट बैठ रहा होगा, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? देखो यही होता तरीका, कल आपको सीखा, कल आपने, आज आप डायग्राम उतार रहे हो, कितना अच्छा लग रहा होगा दिमाग में बिल्कुल एकदम। तू हंस रही है मतलब तेरे को नहीं लग रहा है ना, है ना? अरे वो कल आई नहीं थी, कल आई नहीं थी वो, इसलिए बोल रहा हूँ। कुछ बालिकाएं अभी बना रही हैं, थोड़ा सा देख लो। अब तो कोई समस्या नहीं होगी ना वर्ड दिखने में, दिख रहा है ना अच्छे से? लेकिन समस्या मुझे होगी, मैं कहाँ पे लिखूं? लिखेगा गंगा नदी का उद्गम, ये चारों लाइनें, चारों लाइनें लिखनी। गंगा नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? तो वो होता है साहब गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर से, जो कितना ऊंचा है तो वो लिख लेना 3,900 मीटर ऊंचा, जिला उत्तरकाशी उत्तराखंड में। ये बात भी आपको जो है मेंशन करनी है। कुल लंबाई तो कर देना 2525 किलोमीटर। कुल जलग्रहण क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र मैंने आपको बताया था, अफवाह तंत्र और उसकी सहायक नदियां पूरी, अरे नदी और उसकी सहायक नदी पूरी अफवाह तंत्र, वो होता है कुल जलग्रहण क्षेत्र। तो कितना कर देना? तो कर देना 10.63 लाख वर्ग किलोमीटर, ये एक हटा देना और कर देना 10.63 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत में जलग्रहण क्षेत्र तो 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर। दोनों बातें अक्सर ये प्रश्न पूछ लेता है, कितना जलग्रहण क्षेत्र कुल, एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा। और अब धीरे धीरे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे खुद को मैच्योर करते जाओ दिमागी रूप से, है ना? मतलब कहने का मतलब वो जो बचपन में हम रोते थे, जिद करते थे, वो धीरे धीरे अब आपकी ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ झेलना आपकी लाइफ के अंदर। तो सहन शक्ति बढ़ाओ अपनी, सहनशीलता बढ़ाओ अपनी। क्लियर? इग्नोर करना सीखो, ठीक है, ऑब्जर्व करना सीखो। समझ रहा हूँ। लिख लिया? तुझे सम्मानित करवाता हूँ मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से। अभी करवाऊंगा, टाइम मिल जाए, पर डेट दे दे वो, मिल नहीं। हाँ
ओके चलो, अब एक इम्पोर्टेंट और बात जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, मैं बता देता हूँ आपको। पूरे भारत मतलब गंगा नदी का जो आपका क्षेत्र है, भारत के कितने 25% क्षेत्रफल फैला हुआ है। अकेली नदी नहीं, उसकी सहायक नदियाँ कितने परसेंट पर, और किस किस देखो लो राज्यों में जाती है। उत्तराखंड में जाती है, उत्तर प्रदेश में जाती है, बिहार में जाती है, पश्चिम बंगाल में जाती है, और झारखंड पहले आएगा, ठीक है ना। लेकिन झारखंड में कितनी लंबाई है पता नहीं चल रहा, तो इसलिए लिख दिया केवल साहिबगंज जिले से निकलती है, न्यूनतम लंबाई है। और सबसे ज्यादा लंबाई किस में है, उत्तर प्रदेश में। टोटल कितने राज्यों से गुजरती है, 5। ओके, ये बात भी लिखो। गंगा नदी का तंत्र 25 भारत के 25% क्षेत्रफल पर विस्तरित है, 25% भाग पर। तो सबसे ज्यादा क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, गंगा नदी। सबसे ज्यादा लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, भारत से होकर, तब आंसर चेंज हो जाएगा, तब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी। ये प्रवाह लिखना है, 5 नाम लिखने हैं आप, राज्यों को याद करना है। लिख लिया, लिखिएगा। पहला पॉइंट, गंगा नदी को, नेक्स्ट पॉइंट, गंगा नदी को उद्गम पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। क्या ये बात कल चर्चा की थी मैंने, गंगा नदी को उद्गम पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लाइन, लिखिएगा। भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व अलकनंदा उत्तराखंड में कहां, कौन सी जगह पर मिलती है, क्या प्रयाग बनाती है, देव। सबसे बड़ा प्रयाग कौन सा है, देव प्रयाग ही तो है। यस, देव प्रयाग में, देव प्रयाग में मिलती है। तत्पश्चात यानी इसके बाद, देव प्रयाग के बाद क्या कहलाती है, वेरी गुड, गंगा कहलाती है। तत्पश्चात गंगा कहलाती है। गंगा नदी, अब गंगा नाम आ गया, गंगा नदी। अच्छा, किसके बाद में मैदानों में प्रवेश करती है, तो कल बताया था हरिद्वार, मैंने बोला था ना, ऊपर ऋषिकेश, फिर हरिद्वार के बाद में मैदानों में आ जाती है। तो अब तक तो पहाड़ियां चल रही थी, ठीक है ना, प्रयाग बन रहे। अब आगे आता है कि हरिद्वार के बाद में मैदानों में प्रवेश, लिखिए गंगा नदी हरिद्वार के बाद मैदानों में प्रवेश करती। गंगा नदी हरिद्वार के बाद मैदानों में प्रवेश करती है।
लिख लिया। यह दो देशों से, यह दो देश, डैश लिखना, भारत व बांग्लादेश, भारत व बांग्लादेश से होकर बहती है। से होकर बहती है, लिख लिया। और अब सुनो, अगर कोई आपको बोले, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि गंगा नदी इतनी पवित्र नदी है और होने के कारण अगर इसके अंदर हम अगर इसका पानी ला करके बोतल के अंदर अगर अपन बंद करके रख दें तो भी इसके अंदर कीड़े, जिसका कारण है कि इसके अंदर एक क्या पाया जाता है, जीवाणु। जीवाणु का नाम है बैट्रियोफोस, कोस गलत लिखा हुआ है, बैट्रियोफोस या फिर कोलिफॉर्म, ओके, ओब्लिक करके ये जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण गंगा नदी का पानी दूषित नहीं होता है। लिख लो नेक्स्ट लाइन। गंगा नदी में बैट्रियोफोस ओब्लिक कोलिफॉर्म नामक जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण गंगा नदी का पानी दूषित नहीं होता, जिसके कारण गंगा नदी का पानी दूषित नहीं होता। लिख लो। लिखने का कहाँ था, फ्रीडम, एवियन, एवियन बोटुली, ये क्या हो रहा है भाई साहब, लिख लिया क्या आपने यहां तक? यस। अच्छा, अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील के अंदर अभी कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले एक पक्षी त्रासदी हुई थी। बहुत सारे पक्षी वहाँ पर क्या हो गए थे, मर गए थे। जो कौन सा वायरस, तो ये बात हुई। तो वायरस का नाम है एवियन बोटुलिज्म, ली आदत जम, ऊपर की तरफ लिखो, कहीं कॉपी के ऊपर लिखेगा एवियन बोटुलिज्म, इसे मत लिखना, ऊपर की तरफ कहीं लिखो, लिखो एवियन बोटुलिज्म। एवियन बोटुलिज्म, एवियन बोटुलिज्म, ठीक है ना, वायरस। और डैश करके लिख देना, सांबर झील में पक्षियों में ये जब फैलता है तो वहां पर बहुत ज्यादा पक्षियों को बड़ी संख्या में क्या कर देता है, मार देता है। पक्षियों के शरीर के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं भयंकर रूप से, और बैक्टीरिया बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ने पर उनके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं और सारे पक्षी धीरे 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 जो है क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जानवरों में रोग क्या होता है, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है, जिसको वायरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरल। जैसे हमारे यहाँ पर वायरल बुखार चलता है, घर में किसी एक व्यक्ति को आया तो उसका बुखार किसी दूसरे के चिपट जाएगा, दूसरे का तीसरे का हो जाएगा, नहीं समझा? कहने का तो वो वायरल होता है, एक से किसी दूसरे में वायरस पहुँचते हैं। तो एवियन बोटुलिज्म ये आ गया दिमाग के अंदर मेरे, तो इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। बाकी गंगा नदी में कौन सा मिलता है, बैट्रियोफोस या फिर कोलिफॉर्म। कोस मत करना, फोस, फे, फल वाला। किसने कोस कर दिया हो तो आपने गलत लिख लिया, फोस करना ना, ये गलत लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया आपने, लिखिएगा। गंगा नदी, देखिए गंगा नदी, गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
दिक्कत यही ना, अब ये घूम नहीं रहा ना इधर। कोई बात नहीं, घूमेगा भी नहीं। कहाँ गया? क्या बात हुई साहब, इतना टाइम कैसे लग रहा है इसमें? ये भारत से होते हुए बहती कौन सी नदी है? गंगा नदी। ठीक है, यस। आ रही है ऊपर ऊपर से बहती हुई, मैदानों में होती हुई आगे जा रही है। अब होता क्या है, ये नदी आगे चली जाती है और इधर की तरफ चली जाती है। क्लियर? ये तो आगे जाकर के कहलाती है पद्मा। क्या कहलाती है? पद्मा। कहाँ कहलाती है? ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं इसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? यस। ये जो ऑरेंज कलर में मैंने आपको बना रखा है ये बांग्लादेश है, और इधर की तरफ जो है पूरा क्या पड़ता है? भारत। अरे क्या पड़ता है? भारत। क्लियर? तो यहां तो पद्मा कहलाती है, और यहां से ऐसे टूटती है ये, और ये जो एरिया जहां से टूटती है यहां पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है फरक्का बांध। क्या नाम है? फरक्का बैराज। ठीक है, और ये फरक्का बैराज जो है वो पड़ता है साहब पश्चिम बंगाल में। कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। राइट? तो पश्चिम बंगाल में फरक्का, इसका जो नाम है यहां पर, इसका नाम है हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली, नॉट सुगली। इसका नाम है साहब हुगली नदी। और ये हुगली नदी जब यहां से सीधा जो है अपना जल किसके अंदर गिराती है, और ये अपना जल सीधा का सीधा आगे ले जाकर के सीधा गिराती थी, इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। क्या नाम है? बंगाल की खाड़ी। ये नीचे की तरफ, और ये भी अपना जल उसमें गिराती है, लेकिन गिरने से पहले क्या होता है मैं बताता हूं। तो ये हुगली नदी इसमें से निकल रही है। ध्यान रखना बच्चों, जब भी किसी नदी के अंदर कोई नदी मिलती है, किसी मुख्य नदी में कोई नदी मिलती है तो उसको कहते हैं सहायक नदी। क्या कहते हैं? सहायक नदी। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। और जब नदी के मुख्य नदी में से नदी गिर करके गिर नहीं रही हो, जबकि क्या हो रही हो? अलग हो रही हो, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरिका। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या कहते हैं? वितरिका। बोलो बात समझ गए क्या? उसको तो कहते हैं वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी, जो उसमें से निकलती है। तो गंगा नदी की वितरिका, आंसर क्या होगा? उसमें से निकल रही है, दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये पूरी यहां पर जो है पश्चिम बंगाल में बहती है ये नदी, हुगली नदी। कोलकाता हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है? हुगली नदी पर। ये फरक्का बैराज हमने बनाया, इधर बांग्लादेश के पेट में दर्द हो गया साहब, बस आप बांध क्यों बना रहे उसके ऊपर? बोल क्यों नहीं बनाए? हमारी इच्छा हम बांध बनाए, कुछ भी बनाए। तो इसने कॉन्टेक्ट कर लिया चीन के साथ में, उधर से आ रही ब्रह्मपुत्र नदी, तो बोला साहब ब्रह्मपुत्र नदी पर तुम भी बांध बनाओ। बोले क्यों? बोले साहब ये भी बना रखे। बोले ठीक है, चीन ने भी बांध बनाना शुरू कर दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण उसने बांध का काम रोका है। और ये नदी आती है सीधी ब्रह्मपुत्र नदी, और किसके अंदर मिलती है?
ये नदी आती है सीधी और किसके अंदर मिलती है? अरे बोलो, पद्मा में मिलती है, गंगा मत बोलो अब, क्योंकि गंगा का नाम पद्मा हो चुका है। और ये नदी यहां पर क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र। लेकिन ये ब्रह्मपुत्र, लेकिन ये लोग ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, ये लोग कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं? जमुना, गंगा जमुना। और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, वो अलग चीज है, तो जमुना कहते हैं। और दोनों ही जैसे साथ में मिल गई, जैसे दोनों साथ में मिल गई, उसके बाद में फिर ये कहलाती है पद्मा। क्या कहलाती है? पद्मा, साथ में मिलने के बाद। और पद्मा के बाद में फिर इसके अंदर एक नदी और मिलती है। यस, इस नदी को यहां पर कहते हैं बराक, मणिपुर क्षेत्र से निकलती है बराक नदी। कौन सी नदी? और यहां पर कहलाती है बांग्लादेश में मेघना। और जैसे ही मेघना पद्मा में गिरती है तो ये नदी फिर क्या बन जाती है? मेघना। गंगा नदी उद्गम पर क्या कहला रही थी साहब? भागीरथी। फिर देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद में नदी क्या बन गई? गंगा। जैसे ही बांग्लादेश में गई क्या बन गई? पद्मा। जैसे इसके अंदर क्या मिली? जमुना, जो कि भारत में क्या कहला रही है? ब्रह्मपुत्र। दोनों मिलकर के क्या बनी? पद्मा। उसके बाद में इसके अंदर एक नदी मिलती है जिसका नाम बराक, भारत में मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। और यहाँ पर आने के बाद में क्या कहलाती है? मेघना। मेघना जैसे इसमें मिली तो सारी पद्मा, जमुना, सारी धारा पद्मा मिलकर के क्या बन जाती है? मेघना। और मेघना के नाम से बंगाल खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है इस क्षेत्र के अंदर, यहाँ, इसका नाम है सुंदरवन। तो कुछ क्षेत्र इधर पड़ता है, कुछ क्षेत्र इधर पड़ता है। क्लियर? कोलकाता यहां पर बसा हुआ है, तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर क्या होगा? हुगली नदी। अरे किसके किनारे? हुगली। लेकिन इससे पहले आपको यह भी याद रखना है कि गंगा नदी के ऊपर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो ये आप याद रखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको जो है क्लियर होंगी। ओके, कहां गया? ये चल रहा था ना। क्या बात हुई? ये रन हो यार, चलो। अब हो गई सीधी? देखो साहब, तो गंगा नदी यहां से निकल करके सीधी आगे जाती है और आगे जा करके यहां पर थोड़ी दूर पर तो भागीरथी कहलाती है, फिर जमुना, ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, फिर क्या कहलाती है? पद्मा। क्या कहलाती है? पद्मा। पद्मा। मणिपुर की पहाड़ियों से नदी आती है ऊपर की तरफ, ये कहलाती है बराक। बराक के बाद में क्या कहलाती है? मेघना। और मेघना के नाम से ये नदी जो है किसके अंदर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी। ये तो बात समझा रहा था मैं आपको। और ये ब्लैक कलर की जो आप नदी देख रहे हैं, ये इसमें से ऐसे निकलती है और निकल के बाकी सब नदियां तो गिर रही हैं, और बाकी ये नदी इसके अंदर आकर के क्या हो रही है? इधर से आ रही है। तो यहाँ पर ये नदी उगली नदी है। कौन सी नदी है? उगली नदी। उगली नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता। अरे कौन सा? कोलकाता। बोल बात समझ गए? कोलकाता शहर बसा हुआ है आगे जा करके। चलो, यहां तक अपन ने बात की थी। और गंगा नदी फरक्का पश्चिम बंगाल में कितने भागों में बट जाती है? 2 भागों में। अभी समझाया मैंने आपको। एक का नाम क्या हो जाता है? हुगली, और एक का नाम क्या हो जाता है? पद्मा। अरे क्या हो जाता है? पद्मा। ये नदी पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बट जाती है। ठीक है? यस, लिखिएगा। गंगा नदी, गंगा नदी फरक्का जगह का नाम है, फरक्का, पश्चिम बंगाल से 2 धाराओं में बढ़ जाती है।
गंगा नदी फरक्का पश्चिम बंगाल से 2 धाराओं में बट जाती है। नंबर 1 लिखना जैसे मैंने लिख रखा है, हुगली। हुगली डैश करके लिखना, हुगली लिखना डैश करके। यह पश्चिम बंगाल में कोलकाता के समीप बहते हुए, यह पश्चिम बंगाल में कोलकाता के समीप बहते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कौन सी नदी? हुगली। और दूसरी एक नदी कौन सी होती है? पद्मा। वो सीधी किस में चली जाती है? बांग्लादेश में। लिखो, बांग्लादेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। एक पश्चिम बंगाल की तरफ बह रही है और एक बांग्लादेश की तरफ बह रही है, 2 नदी बन जाती है गंगा नदी आगे जाकर के। कर दिया? 5 प्रयागों को एक बार लिख लो। वैसे तो डायग्राम में आपने लिखा, लेकिन दोबारा से लिखेगा। गंगा नदी के 5 प्रयाग, सबके अंदर कॉमन एक ही नदी आ रही है, अलकनंदा। कौन सी नदी आ रही है? याद करिए, कल बहुत अच्छे समझाया था मैंने जाते वक्त इनको, बोर्ड पर लिखा था, तुम खुद बोल के लिख रहे थे, ठीक है ना? यस, चलो कोई नहीं, कोशिश करके करो, आप ही लिखो। नहीं याद? लिख देता हूं, विष्णु प्रयाग। कोमल अलकनंदा नदी है, तो अलकनंदा प्लस कर दो कौन सी नदी है। दूसरा कौन सा प्रयाग आता है? नंद प्रयाग। फिर कौन सा आता है? फिर कौन सा आता है? रुद्र। और फिर कौन सा आता है? देव प्रयाग। सब में कॉमन एक ही नदी है जिसका नाम है अलकनंदा। प्लस अब आगे नदियां लिखते रहो, कौन कौन सी नदी प्लस करके, दिमाग से लगाओ, दिमाग लगाओ। अभी भी कॉपी के अंदर टिप्पणी की जरूरत पड़ रही है इन लोगों को। चेक करो, देखा सही लिखा है क्या? कईयों ने तो शुरुआत ही नहीं करी होगी। वेरी गुड। बैठा क्या दिमाग में? ये पॉइंट और लिखो। गंगा नदी के उपनाम,
दिखाई दे रहा है क्या? अरे उपनाम दिखाई दे रहे हैं क्या? भागीरथी, हुगली, गंगा, पद्मा, मेघना। उपनाम। और सामने सामने लिखते रहना, भागीरथी कहाँ पर कहते हैं, हुगली कहाँ कहते हैं, गंगा कहाँ कहते हैं। लिख लिया? बनाओ मेरे साथ। साथ के साथ बनाओ ताकि गड़बड़ होने का बात ही ना रहे।
सिंध से। नेपाल में 7 नदियां हैं, ये 7, इसको बोलते हैं सप्तकोसी, सप्तकोसी, फिर कोसी। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं जहां से निकलती है सबसे लास्ट वाली नदी महानंदा, सबसे अंतिम सहायक नदी। सबसे पहली नदी है रामगंगा, सबसे बड़ी नदी है यमुना सहायक, ऐसे लिखेंगे। यमुना में गिरती है चंबल, केन, बेतवा, सिंध, और अलग से गिरती है टॉन्स और सोन नदी, सोन।
और हुगली निकलती है इसमें से, गिरती नहीं है, निकलती। तो हुगली है एक वितरिका हो गई साहब, वितरिका। यहां पर एक बांध बना रखा है जिसका नाम है फरक्का। कई लोग कॉपी को सीधा सीधा ही बना रहे हैं, जबकि कॉपी को पूरा हॉरिजॉन्टल करना है। ये जगह का नाम है गाजीपुर। फिर आता प्रयागराज, यहां पर आता छपरा। छपरा पड़ता है बिहार में। जगहों के नाम भी लिखेंगे, जिनके जगह नहीं बच रही वो लोग दोबारा से डायग्राम बनाएंगे घर पर। जिनको बात समझ में नहीं आ रही वो डायग्राम ये वाला देख सकती हैं। अरे तो ये वही तो है, घबरा क्यों रही हो? रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, क्लियर। इधर से जो नदी गिर रही है वो कौन सी आ गई? गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, पास में कोसी नदी, लास्ट में एक नदी है जिसका नाम है महानंदा, हो गई ऊपर की नदी है। लो तेरा नाम पहुंचा रहा हूं। उतार लिया? अरे ये बार उतार लिया क्या? वापस आ जाओ अब उस वाले पर, जहां जहां पर नदियां गिरती है वो लिख लेना। यमुनोत्री जो नदी है, अभी मैं बता दूंगा, अभी यमुना लिखनी नहीं है आपको, मैं बता देता हूँ। इसके ऊपर कुरुक्षेत्र हरियाणा का शहर है, दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, इटावा है, जालौन है, हमीरपुर है, बांदा है, यहाँ जाकर गिरती है। यमुना पढ़ेंगे तब उसमें करेंगे अपन। आगे गंगा नदी पर हरिद्वार से शुरू किया था मामला। कहाँ से किया था? हरिद्वार। अरे किया नहीं किया? ऊपर ऋषिकेश भी बता दिया। हरिद्वार किया, हरिद्वार के बाद में जो है आगे कन्नौज, कन्नौज में रामगंगा गिरती है, कन्नौज लिख लिया आपने। उसके आगे प्रयागराज, प्रयागराज में कौन सी नदी गिर रही है? यमुना। फिर टॉन्स नदी गिर रही है सिरसा नामक जगह पर। फिर गाजीपुर यूपी, फिर छपरा। ये अगर इसमें डायग्राम में नहीं आ पा रहा तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। सिर्फ 2-3 चीजें कर लेना। एक तो रिहंद नदी पर बांध बना लेना, रिहंद बांध। हालांकि बनाया भी आपने, ये रहा, बना रखा है क्या? ऐसा कुछ कई लोगों ने नहीं किया होगा, कईयों ने डायरेक्ट ये सोचा वैसे ही शायद सर ने डबल मार्किंग कर दी यहाँ पर। नहीं साहब, ये बांध बनाया मैंने। ये बांध है रिहंद बांध। कौन सा बांध है? रिहंद बांध, उत्तर प्रदेश, सोनभद्र जिला। आगे आएगा, लिखवाऊंगा सारी, लेकिन इस डायग्राम में करेंगे हम, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाई थी मैकाल पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां, नर्मदा नदी निकलती है, और कौन सी नदी? सोन नदी। बताया था क्या आपको? यस। बैतूल का पठार,
बताया था नीचे की तरफ, जिससे कौन सी नदी निकलती है, ताप्ती नदी, वो अलग है, इसके नीचे की तरफ है वो उधर नदी जाती है। फिर नर्मदा नदी में निकलती है वो इधर की, वो अलग है। फिर उधर से आती है और आकर के इस गंडक नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है वाल्मीकि बांध, आगे आ जाएगा। उसके आगे इसके ऊपर कोसी नदी पर कोसी परियोजना। फिर महानंदा नदी आगे आता है, यहाँ पर एक बांध बना रखा जिसका नाम है फरक्का। क्या नाम है? फरक्का। और वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हुगली। और हुगली नदी के अंदर एक नदी मिलती है दामोदर, डायग्राम में बना लिया अपन ने। दामोदर पर एक दामोदर नदी घाटी परियोजना, और दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंदर एक नहीं टोटल 5 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए हैं? क्योंकि ये नदी सबसे ज्यादा यहाँ पर बाढ़ लेके आती थी। कौन कौन से बांध बनाए गए हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर 5 बांध बनाए गए हैं। मेथेन बांध, पचेत, मेथेन, पचेत, तिलैया, बराकर, और एक शहर और है इसका बोकारो। ऐसे करके 5 बांध बनाए गए हैं। तब जाकर के इस नदी का जो अवसाद लेके आती थी ये नदी, तब जाकर के इसका रुका, नहीं तो पहले बंगाल में शोक लेके आती थी ये नदी। इससे 3 बातें में लिखेंगे अपन। बिहार में बाढ़ आती है, बिहार का शोक, तो आंसर क्या होगा? कोसी। बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक कौन सी थी पहले? दामोदर। जो किसकी सहायक है दामोदर नदी? अरे भाई हुगली की सहायक है, हुगली में गिर रही है, पहले ये बाढ़ लाती थी। ठीक है। और अब फरक्का बैराज के अंदर जो है सबसे विश्वासघाती नदी, विश्वासघाती नदी, तो कल्याणा साहब हुगली। कभी भी इसका जल स्तर बढ़ जाता है, अवसाद की मात्रा तलहटी में जमा हो जाने लग जाती है, कभी भी पानी का स्तर बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से नीचे मिट्टी जमा हो जाएगी, पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, तो पूरे एरिया में पानी हो सकता है। इसलिए फरक्का बैराज बनाया गया साहब, और इसके अंदर से समय समय पर बहुत तेजी से गेट खोले जाते हैं, पूरा पानी एकदम से आता है। और जैसे कई बार नाली चौक हो जाती है तो अपन लोग बाल्टी भर करके डालते हैं ना, अरे डालते नहीं डालते, सेम सिस्टम यहाँ पे किया जाता है। पूरा जो मामला चौक हो गया पूरे को क्लियर कर देता फरक्का बैराज, इसलिए बनाया गया था साहब। ठीक है ना। तो कभी कभी जल स्तर उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो 3 बातें लिख लेना, बिहार का शोक, बंगाल का शोक, विश्वासघाती नदी हुगली। गंगा की एकमात्र वितरिका, सहायक तो सब याद करते हैं, वितरिका, तो आंसर क्या होगा साहब? वेरी गुड। गिरती नहीं है, निकलती है, उसको वितरिका बोलते हैं। जो नदी निकले वो वितरिका कहलाती है। समझ में आई चारों पांचों बातें? और आई क्या? बना लिया आप सबने? थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? कोई बात, आ जाएगा। ये वाला पॉइंट, सहायक नदी है, दाएं तरफ से बाएं तरफ से, दाएं तरफ से सोन, यमुना, टॉन्स, पुनपुन, हाँ इसमें एक और कल्याणा साहब, इधर देखो एक छोटी सी नदी और है इसके अंदर, यहां मिला देना, पुनपुन। क्या नाम है? पुनपुन। तभी तो दाएं तरफ से होगी।
कौन सी है दीदी? पुनपुन। ठीक हो गया, लिख लिया आपने। देखो ये नदी इधर से आ रही है, ये इसका कौन सा साइड होगा? राइट। ये कौन सा होगा? लेफ्ट। तो हम दाएं तरफ की नदियां लिख रहे हैं। कौन सी तरफ की लिख रहे हैं? दाएं तरफ। तो दाएं तरफ में सही है क्या? सोन, यमुना, टॉन्स और पुनपुन। गिन लो। यमुना आ रही है क्या? टॉन्स आ रही है क्या? सोन आ रही है क्या? और पुनपुन आ रही है। 1 2 3 और कितनी हो गई? 4। आप बोलो साहब ये तो नहीं लिखाई, तो क्या ये गंगा की सहायक है क्या? किसकी है? वेरी गुड, ये यमुना में गिर रही है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है यमुना, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक है, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक है बनास। और बता देता हूं, और बनास की सबसे बड़ी सहायक है आयड। कौन सी है? आयड। आहड़ सभ्यता, कौन सी सभ्यता? आहड़। आयड सभ्यता, आयड नदी के किनारे बसी हुई थी आहड़ सभ्यता। चौको। चलो आप लिख लो बाएं किनारे से, बाएं तरफ से। तो बाएं तरफ से लिखो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और महानंदा के ब्रैकेट में कर देना साहब, क्या कर देना? सबसे अंतिम सहायक नदी महानंदा है साहब। सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। लिख दो। किसके ब्रैकेट में करना? महानंदा के ब्रैकेट के अंदर। लिख लो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। हमारे राजस्थान में गंडक, गंडकड़ा कुत्ते को कहते हैं, ठीक है ना? यस। लेकिन ये गंडक वो नहीं है कि भाई कुत्ता नदी कौन सी है, ना ना ना, ना। गंडक नदी। लिख लिया क्या? बहुत बढ़िया। चलो 2 बातें और, एक तो कर दो, ये बनाना आपको, गंगा नदी के किनारे बसे शहर एक साथ ही आगे सारे के सारे। अरे आगे क्या? यस, वो लिखने की जरूरत नहीं थी। अब उसमें कौन कौन से शहर आगे सारे देख लो। दिखाई दे रहा है क्या आपको? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा दिखाई देगा, टेंशन मत लो आप। 1 मिनट, फिर जाऊंगा, फिर गड़बड़ होगी, फिर गड़बड़ होगी, फिर गड़बड़ होगी, है ना? रहने मैं बोल देता हूँ। लिखो, ऐसे लाइन बनाओ एक तिरछी सी, और उसके अंदर आपको जो है ऐसे पॉइंट करने हैं। और कितने पॉइंट करने हैं? 1 2 3 3 3 तो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 तो उत्तराखंड में, 11 उत्तर प्रदेश में, 3 बिहार में, झारखंड में, 1 पश्चिम बंगाल के अंदर कर देना। कितना? 1, है ना? जब सबके जब नाम लिखो तो ऊपर की तरफ उत्तराखंड ऐसे कर देना। उत्तराखंड के अंदर कर देना साहब। टोटल जो है उत्तराखंड के अंदर वो है साहब कितने? 3। कौन कौन से? लिख डालो। देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार। देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार। देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार। फिर करो बिजनौर। इतने छोटे में मत बनाना कि सारे घर वाले ढूंढते फिरें इसको, शहरों को। क्लियर? यस। आसपास के घरों से चश्मा उधार मांग मांग के लेके आए, तो दीदी ने तो खुद ने लगा रखा है इसलिए। बिजनौर। फिर कर देना नरोरा, नरोरा। भारत का परमाणु भट्टी, भारत का परमाणु संयंत्र है यहां पर बिजली बनाने का, नरोरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट फर्रुखाबाद। लिख लिया? फिर कन्नौज। ऐसे
सेंट लगाते हैं ना अपन, यहां बनती। भारत में इत्र की राजधानी किसे कहते हैं? तो आंसर क्या है? कन्नौज। ओके, कन्नौज के आगे जो है वो करना, लिखना साहब कानपुर। तो अभी बिजनौर पर ही अटकी पड़ी है क्या? बिजनौर, नरोरा, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, कानपुर से आगे जाना फतेहपुर, फतेहपुर, सोराव, लिख दिया बोर्ड पर, सोराव। फिर उसके आगे कर देना प्रयागराज, कर दिया। फिर मिर्जापुर, देखते हो क्या? अरे देखिए क्या, वेब सीरीज नहीं देखी आपने? तुम पता नहीं इस दुनिया में जी रहे हो कि नहीं, मैंने समझ से बाहर है, पता नहीं क्या ही चक्कर। मिर्जापुर लिख लिया आपने। नेक्स्ट लिखो गरीबो, वाराणसी, वाराणसी, बनारस, और तीसरा नाम काशी। यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जब भी जाते हैं भाषण देते हैं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। तो मिर्जापुर के बाद में पहले वाराणसी लिखना, फिर लिखना गाजीपुर। ये 11 किस में है? उत्तर प्रदेश में। ऐसे एरो बना के कर देना, उत्तर प्रदेश में सारे के सारे 11 शहर। 3 शहर उत्तराखंड के, 11 उत्तर प्रदेश के, 3 बिहार के। बिहार के कर दो बक्सर, पटना और भागलपुर। बक्सर, पटना और भागलपुर। बक्सर, बस्तर आता तो किस में आता? छत्तीसगढ़, वो बस्तर है, इसका नाम बक्सर है। याद करिएगा, बस्तर का पठार पढ़ाया था मैंने आपको, बस्तर का पठार, इधर हजारीबाग कोडरमा का पठार पढ़ाया था। गुड। बक्सर, पटना, भागलपुर, भागलपुर बिहार, आईआईटी यूनिवर्सिटी भी है सबसे बड़ी यहां पर। नेक्स्ट, ये लास्ट आप लोग जो देख रहे हैं, इसका नाम है साहिबगंज। क्या नाम है? साहिबगंज, पाकुर, साहिबगंज, पाकुर वहां के छोटे शहर का नाम है, झारखंड, सिर्फ झारखंड। और लास्ट अंतिम कर देना फरक्का, और फरक्का पड़ता है साहब पश्चिम बंगाल। फरक्का पश्चिम बंगाल। लिख लिया क्या साहब? लिख लिया? 2 पॉइंट लिखेगा, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, जैसे डाल रखा वैसा ही, और पूरी बातें लिख लो। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कहां पर है? तो ये है साहब भागलपुर बिहार में, सुल्तानगंज से भागलपुर तक 60 किलोमीटर लंबा। इसी के बीच में जो ये गंगा डॉल्फिन है, इसको पाला जाता है, सहेजा जाता है, प्रजनन करवाया जाता है, ताकि इनका कुनबा बढ़ाया जा सके। तो थोड़ा विशेष रूप से इस पे ध्यान देना, डॉल्फिन अभ्यारण्य पर।
राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को। ये बात लिख लेना, ये है बात। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था साहब, गंगा डॉल्फिन को। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा। वैज्ञानिक नाम है प्लांटिनिस्टा गंगेटिका, टाइगर ऑफ गंगा। जन्म से ही अंधी होती है। गंगा डॉल्फिन। तेरे को ऐसा क्यों लगा मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ? कौन से राज्य का जलीय जीव है? वेरी गुड, लिख रखा है असम। ये बातें आपको बहुत कम देखने को मिलेगी इधर उधर, लेकिन मैं लिखवा रहा हूं आपको सारी चीजें। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG क्या कह रही है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG गंगा डॉल्फिन को बचाने हेतु प्रयासरत है। बचाने हेतु प्रयासरत है। कौन कर रहा है इस पर काम? बोलिए, कर रहा है। लिख लिया? तो आगे से पूछा जाए गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो कहां पर है, तो आंसर होगा भागलपुर, बिहार। कहां से कहां तक? तो सुल्तानगंज से भागलपुर तक। ठीक है ना? कितने किलोमीटर लंबा? 60 किलोमीटर लंबाई के अंदर फैला हुआ है। अभ्यारण्य कब बनाया गया था? 7 अगस्त 1991। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को। इसलिए 5 अक्टूबर को जो है क्या मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस। ओके, सबसे समझदार मछली होती है साहब डॉल्फिन। क्लियर? सबसे समझदार। थाईलैंड में एक पार्क है, ठीक है, उसके अंदर स्विमिंग पूल बना रखा, काफ़ी बड़ा है, और ऐसे इतनी सारी कुर्सियाँ लगा रखी हैं, मतलब इस बिल्डिंग से भी एरिया जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और वहाँ पर डॉल्फिन का शो होता है।
वहाँ पे डॉल्फिन को सिखाया जाता है और वो जो है उसके अंदर पानी में ऐसे उछलना, ये सब ऐसे एक्टिंग करती है। वो सबसे समझदार प्राणी होता है, जैसे डॉग शो होते हैं ना वैसे वो शो होता है वहाँ पर, ठीक है। लाइफ में उसको देखने का मौका मिला था, मैं तो बोर हो गया था, बस मज़ा ही नहीं आया। लिख लिया आप लोगों ने? यस। लास्ट लाइन लिखना। वर्ष 2019 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन है क्या? मैं समझा नहीं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी गंगा डॉल्फिन को, फिर आगे क्या लिखा है मैंने, बचाने हेतु क्या है, प्रयासरत। देखो बड़ा हो ये लिख रखा, बचाने हेतु क्या है, प्रयासरत है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को 2019 में प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू किया गया। लिख लिया? नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे परियोजना क्या है ये? केंद्र सरकार की योजना 2014 में गंगा नदी के अंदर क्या कम करने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए स्वीकृत की गई, ठीक है ना। विश्व बैंक ने 25,000 करोड़ की आर्थिक सहायता की। जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। नदी में प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य है। नदी के संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना गंगा नदी का, वो है साहब नमामि गंगे। नदी को प्रदूषण रहित करना, गंगा नदी को साफ करना। 25,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता विश्व बैंक के द्वारा। कुछ कुछ जगह ही इस पर काम किया गया और चल रहा है इस पर। विदेशों से मशीनें वगैरह सब जो है इसमें उतार रखी हैं। सफाई का काम निरंतर चल रहा है। आसपास के अंदर जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनको बंद किया जा रहा है। लिख लिया? लिखेगा लास्ट हेडिंग सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा हेडिंग सुंदरबन डेल्टा। लिखिए साहब, इस डेल्टा का निर्माण गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया जाता है।
नदी द्वारा किया जाता है। इस डेल्टाई क्षेत्र में सघन वनस्पति व डेल्टाई वनस्पति डैश करके लिखना, सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष डैश मतलब कोमा, केसूरीना पादप, सुंदरी वृक्ष केसूरीना पादप, मतलब ये वृक्षों की प्रजातियों के नाम लिखा रहा हूँ जो डेल्टाई क्षेत्र में ही मिलते हैं, पानी में डूबे हुए रहते हैं और ऊपर की तरफ जो है इनकी पत्तियाँ दिखती हैं और इनके तने वगैरह जड़ें वगैरह सब किसमें डूबी रहती है, पानी के अंदर, वो होते हैं। ठीक है ना, यस। से ढकी हुई है, से ढकी हुई है। सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण, सुंदरी वृक्षों की, दीदी आप हंस क्यों रहे हो? है सुंदरी होने के, ऐसे सुंदरी शब्द बोलने के कारण लिखिएगा। सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। किसका डेल्टा कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा, लिख लो। और एक बात तो लिखना, सुंदरवन को पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। किडनी, किडनी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है? अरे है क्या? इतना लंबा हाँ क्यों बोली तू? अच्छा, किसी किडनी एक खराब हो जाए तो क्या एक से काम चल सकता है क्या? दोनों खराब हो जाए तो क्या दूसरी लगा सकते हैं क्या? यस। किडनी शरीर में लगी हुई होती है और बीच में जो होता है वो लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। लेकिन वो खराब हो गया तो फिर भगवान ही मालिक है। और आजकल तो जिनका तो दिल खराब, माफी चाहते हैं, जिनका हृदय खराब हो जाता है, क्या खराब हो जाता है? हृदय। बताओ, उसका भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, पेस मेकर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पेस मेकर ऑटोमेटिकली हृदय की धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्लियर? हृदय के अंदर जाने वाली छोटी छोटी वेन्स वो चिपक जाती है, बंद हो जाती है, जिनको फिर अटैक की प्रॉब्लम आती है, उनकी स्टंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्टंट। एक छल्ला होता है तार का सा, वो तार डाल दिया जाता है, तो वो चारों तरफ से जो ऐसे डाल के रखता है और उसको नली को खोल देता है वापस। फिर उसमें से फिर धीरे धीरे हम फास्ट फूड, जंक फूड ठूसना शुरू करते हैं, फिर वेन चिपक जाती हैं, फिर उसके अंदर स्टंट डाल देते हैं। नहीं समझा मेरे बात? कोई बात, नोट डाल के लिखना। पृथ्वी के फेफड़े, फेफड़े भी शरीर के लिए जरूरी है। पृथ्वी के फेफड़े ब्राजील के अमेजन वन, अमेजन वन ओब्लिक सेल्वोस वन, सेल्वोस, जैसे इनको डेल्टाई वन बोला ना, सुंदर वन को, ऐसे ये सेल्वोस वन ओब्लिक वर्षा वन, तीन नाम, अमेजन वन, सेल्वोस वन, वर्षा वन कहलाते हैं। तो पृथ्वी की किडनी कौन कहलाता है? सुंदरवन। ओके। और पृथ्वी के फेफड़े कौन कहलाता है? ब्राजील के अंदर, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील के अंदर। ठीक है ना? ब्राजील वगैरह और सारे देशों के अंदर फैला हुआ है। ओके, यस। काफ़ी घना है साहब अमेजन, बहुत घना है। और पूरे पृथ्वी के, मतलब वहाँ के पूरी पृथ्वी के वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषण रहित करने के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान है अमेजन वनों का। पेड़ों की जो लंबाई है वो भी हमारे यहाँ पर जो पेड़ है उनके भी 5-5 गुना लंबी है वहाँ पर। ठीक है ना?
इतना मतलब उनके अंदर उनके पौधों की ग्रोथ होती है, वहाँ पर पानी जलवायु की मात्रा इतनी जो है स्पष्ट है। और वहीं से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है अमेजन नदी। कौन सी नदी? भाव क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी पूरी दुनिया की वो कौन सी है बताओ? नील नदी। लंबाई में तो नील नदी है जो मिस्र वगैरह में बहती है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, और अमेजन जो है वो नदी जो है वो अमेजन वर्षावनों से होती हुई बहती है। ओके, पूरा सदाबहार एरिया है। सदाबहार वही तो कुछ ऐसे पेड़ हैं जो 6 महीने हरे भरे रहते हैं, 6 महीने पत्तियां गिराते हैं, सूखे रहते हैं, उस तरह। लिख लिया क्या? ठीक है, और लिखने की आवश्यकता है नहीं आपको। क्यों? भूख लग रही? तो तेरे को तभी हंसी आ रही थी, भूख कहाँ लग रही थी? अच्छा, भूख में आदमी हंसता है क्या? अच्छा भूख, कोई बात नहीं, लिखो। जब पिंड मेल दूंगा, लिख ले। यमुना नदी, लिखे साहब, यमुना नदी। यमुना नदी लिखेगा। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक क्या है साहब? नदी, जिसका नाम है यमुना नदी। 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, लिख लो। इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ पर गिरती है, कुल लंबाई कितनी है, अपवा क्षेत्र कितना है, भाव क्षेत्र कहाँ कहाँ बहती है, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है, प्रयागराज। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है।